Hola my lovely children, welcome or welcome back to your very own YouTube channel. This is your educator Dia and today's topic of discussion is the chapter solutions, right? So we'll be covering all the most important topics जो एकदम last minute पे which need to be on your fingertips right before you write your board exam, and make sure in this session itself we'll be covering all the most relevant frequently asked topics in the board exam from this particular chapter. उसके अलावा हम साथ के साथ कुछ PYQ solve भी करेंगे so that you know exactly how to apply these formulas. Apart from that, if you're looking for a detailed PYQ session, we'll do it separately. Once we're done with this particular session, we'll do it separately. Okay. Now without any further ado, let's dive right into it and let's get started. अब बच्चे मैं सोल्यूशन चैप्टर की बात करूँ. सोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है, दैट्स राउल्स लॉ. और इस टॉपिक दैट्स एक्चुअली राउल्स लॉ. ठीक है. अब राउल्स लॉ की बच्चे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनते जाना. राउल्स लॉ की अगर मैं बात करूँ, राउल्स लॉ का पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो है लिक्विड मिक्सचर्स, राइट. द फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन राउल्स लॉ इज बिकॉज मैं एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स का भी आपको बताऊंगी केस, ठीक है, जहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाएंगी. तो सबसे पहले तो मैं आपको लिक्विड मिक्सचर्स की एप्लीकेशन बताती हूँ. व्हेन आई से लिक्विड मिक्सचर्स से मेरा मतलब है, लेट्स से मेरे पास ये एक बीकर है, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है. इसमें लेट्स से मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और उस सॉल्वेंट में जो मैंने सल्यूट घोला वो भी लिक्विड है. सो बोथ सॉल्वेंट एंड सल्यूट आर लिक्विड, राइट. दोनों के दोनों लिक्विड हैं, ठीक है. याद रखना, मैं ए से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूँगी, ए से मैं सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूँगी, बी से मैं हमेशा सल्यूट को रिप्रेजेंट करूँगी अपनी इक्वेशन में, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द नोटेशन दैट आई विल फॉलो इन माय लेक्चर्स, ठीक है. तो ये याद रखना. अब नाउ वंस वी आर डन विद दिस, अब एक्चुअली में समझते हैं कि हाउ डू यू गो अबाउट इट. अब देखो राउल्स लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट. अब राउल्स लॉ कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB. हम बाइनरी सोल्यूशंस की बात करें, अब हमें PA और PB क्या है. PA इज बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड PB इज बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ B, राइट. अब जब मैं बात करती हूँ PA की, अब PA जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो पार्शियल प्रेशर होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होता है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है. सो किसी भी अगर लिक्विड का अगर मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो वो पार्शियल प्रेशर जो होगा उस लिक्विड का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, ठीक है. ऐसे ही अब जैसे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गया तो कांस्टेंट जो मेरे पास आएगा वो P0A ही होता है, का ए. सो PA को मैं कैसे लिख सकती हूँ, PA कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज P0A का ए. इन द सेम वे जो PB है विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड फेज. अभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी गया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा बच्चे विच इज इक्वल टू P0B का B, ठीक है. सो मैं PA और PB को ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट. सो नाउ इफ आई हैव टू रीराइट द इक्वेशन आई कैन ऑल्सो राइट इट एज PS इज इक्वल टू P0A का ए, ठीक है. PA को मैं P0A का ए की तरह लिख सकती हूँ, प्लस PB को मैं क्या लिख सकती हूँ, P0B का B, ठीक है. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. और उसके अलावा एक और चीज़, ठीक है, ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट. सेकंड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की बात करें तो बच्चे याद रखना, वेपर प्रेशर जब भी आप निकाल रहे हो एक मिक्सचर का, ठीक है, व्हेनेवर यू कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, और ठीक है, जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, एंड लेट अस इमेजिन द सिनेरियो कि देखो अब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर बना रहे हैं हम, राइट. एक जिसमें सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. एंड लेट अस इमेजिन कि लेट्स से अगर P0A जो है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A लेट्स से ज़्यादा है प्योर B से, वेपर प्रेशर A का ज़्यादा इन कंपैरिजन टू B, तो उस केस में याद रखना सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा वाले से कम और कम वाले से ज़्यादा होगा. नहीं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअली में इन दोनों के प्योर वेपर प्रेशर्स के बीच में ही होता है. यानी लेट्स से अगर इसमें पार्शियल प्रेशर A का ज़्यादा है तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A से कम होगा और P0B से ज़्यादा होगा, ठीक है. और दिस इज़ द बाप इक्वेशन, लाइक ये तो हमेशा लगेगी, लाइक दिस इज एप्लीकेबल प्रीटी मच एवरीवेयर, ठीक है. अब ये हो गया. अच्छा, उसके अलावा मुझे ना कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स ही बतानी है विद काइंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू सॉल्व एज मेनी MCQs एज पॉसिबल. आप कुछ एक छोटी ट्रिक्स हैं विच यू विल फाइंड रियली हेल्पफुल. जैसे नीट का 2021 का एक PYQ अगर आप वो सॉल्व करना चाहो, इवन आई कैन मेक श्योर दैट यू सॉल्व दैट रियली वेल विद द हेल्प ऑफ दिस. अब समझो एग्जैक्टली क्या है. लेट्स से अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, आई हैव अ सोल्यूशन, मेरे पास टू लिक्विड, बाइनरी मिक्सचर्स की ही हम बात करें, और लेट्स से उसमें दोनों जो मेरे पास लिक्विड्स हैं ना उनका मुझे मोलर रेशियो दे रखा है. मोलर रेशियो मतलब नंबर ऑफ मोल्स, Na:NB लेट्स से मुझे दे रखा है X:2Y दे रखा है. अब एक मैं सिचुएशन इमेजिन करती हूँ, इफ़ लेट्स से X इज़ ग्रेटर देन Y, यानी नंबर ऑफ मोल्स A के ज़्यादा हैं, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो P0A को अप्रोच करने की कोशिश करेगा. बट यहीं पे बच्चे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लेट्स से Y ज़्यादा है X से, Y इज़ ग्रेटर देन X,
उस केस में बच्चे जो मेरे पास ये वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, वो किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो पी नॉट बी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर वाई ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ज़्यादा है, तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल ट्राई एंड अप्रोच पी नॉट बी, प्योर बी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब इस पर ना एक नीट का बहुत ही अमेजिंग PYQ है, मैं आपको सॉल्व कराना चाहूँगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, 1 सेकेंड, जस्ट क्विकली सी वेयर वी हैव इट। ठीक है ना, लेट मी जस्ट क्विकली सी, ओके हियर वी हैव इट। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। गिव मी अ मोमेंट, देयर यू गो। ऑलराइट, अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन बोलता है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन। बेंजीन और ऑक्टेन का हमें एक सोल्यूशन मिला है जिसमें मोलर रेशियो क्या है, 3:2। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मोलर रेशियो ऑफ बेंजीन इज़ टू ऑक्टेन, राइट। मोलर रेशियो ऑफ बेंजीन इज़ टू ऑक्टेन, हमारे पास कितना है, बेंजीन इज़ टू ऑक्टेन का मोलर रेशियो दैट इज़ 3:2। ठीक है, 3:2 है मोलर रेशियो। अब बोला एट 45 डिग्री सेल्सियस अगर वेपर प्रेशर बेंजीन का 280 mmHg है और ऑक्टेन का 420 mmHg है, अज्यूमिंग इट दे आर आइडियल गैसेस बिहेविंग लाइक आइडियल गैसेस, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बताओ। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा मोलर रेशियो दे रखा हो, जब भी ऐसा मोलर रेशियो दे रखा हो तो याद रखना जिसके मोल ज़्यादा हैं, जिसके मोल ज़्यादा है वेपर प्रेशर उसी के वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन उसी के वेपर प्रेशर को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो NB/NO में आप देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के ज़्यादा है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स अगर बेंजीन के ज़्यादा हैं, हम कैसे क्लियरली देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन P0B यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, विच इज़ प्योर वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना है, 280 mmHg। 280 mmHg को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन सब इससे ऊपर सबसे पहले, ठीक है, आप 280 के सबसे पास क्या है, बच्चे बोल देंगे 280 के सबसे पास लेट्स से बच्चों के हिसाब से कि 336 होगा, बच्चों के हिसाब से वो हो सकता है। नॉट रियलाइजिंग वन थिंग, अच्छा बहुत लोग 168 भी बोल सकते हैं, डिफरेंट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट ट्रिक मैंने बताई थी कि वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो ज़्यादा वाले से कम और कम वाले से हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे अब हम क्लियरली देखें, अगर मैं P0B यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन की अगर मैं बात करूँ जो कि 280 mmHg दे रखा है, और वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन की अगर मैं बात करूँ P0O की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 420 mmHg। ठीक है, तो इस केस में वेपर प्रेशर जो होगा वो 420 से कम होगा, ज़्यादा वाले से कम और कम वाले से ज़्यादा होगा, यानी 280 से 420 के बीच में होगा। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन P0B को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में 280 के सबसे पास क्या है, 280 के सबसे पास है मेरे पास 336। याद रखना 160 और 168 तो वैसे ही कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर लेस देन 280, राइट। तो उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचे 336 और 350। तो 336 इज मोर क्लोजर टू 280 एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको, एकदम अच्छे से समझ में आया, वेल एंड गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम्स में भी आता हुआ देखा है, एंड दिस इज वन ऑफ दोस रेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मतलब हर कोई बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है, बिकॉज ये एक बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इट्स अ बिग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और ये आपको काफ़ी बुक्स में दिखेगा भी नहीं। यूजुअली ये बुक एनअवस्थी, जब आई रिमेंबर एनअवस्थी हम करते थे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एनअवस्थी JEE मेन तो JEE एडवांस के लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप है, तो मैं अब बता दे रही हूँ, ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर मान लो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछा है, जब एक्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन मान लो वेपर मतलब फेज में चला गया, उस टाइम पे कितना वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, यानी मैं बताती हूँ, देखो हाउ डू यू गो अबाउट इट। लेट्स से ये आपका बीकर है, इस बीकर में लेट्स से सोल्यूशन है, ठीक है, इस बीकर में आपका सोल्यूशन है। अब मैं बोल रही हूँ मान लो लगभग आधा, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सोल्यूशन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सोल्यूशन अगर वेपराइज हो जाए, लेट्स से अगर ये है इतना हाफ, ठीक है, अगर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ये सोल्यूशन जो है वो वेपराइज हो जाए यानी वो वेपर फेज में चला जाए, उस केस में वेपर प्रेशर कितना होगा, उस केस में PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा वो आपको निकालना है, राइट। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? The formula when vapor pressure of the solution has to be calculated, जब exactly half of the solution vaporize हो चुका है, तो फॉर्मूला होता है PS is equal to root P0A into P0B, P0A into P0B। अब अगर इसको ध्यान से हम कैलकुलेट, ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला टाइप, ठीक है, रूट में P0A इंटू P0B। अब जैसे इसमें अगर मैं लेट्स से क्वेश्चन कराना चाहूँ तो आई कैन डू दैट फॉर यू गाइस। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप बनेगा इस पर, लेट मी डू इट, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नोट डाउन करो जल्दी से, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बन जाता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास 2 लिक्विड्स है, लेट्स से वी हैव 2 लिक्विड्स, ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, 2 कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। 2 लिक्विड्स है हमारे पास A एंड B, ठीक है, A एंड B, जिसमें हमारे पास P0A जो है, लेट्स से P0A जो है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A है हमारे पास 800 टॉर, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B P0B है हमारे पास लेट्स से 200 टॉर, लेट्स से इसको मैं लिख देती हूँ 200 टॉर है,
ठीक है। अब नाउ दे आर मिक्स टू मेक एन आइडियल सोल्यूशन, इन दोनों को मैंने मिक्स किया, बोथ ऑफ देम आर बीइंग मिक्स टुगेदर टू मेक एन आइडियल सोल्यूशन, दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ टू मेक एन आइडियल सोल्यूशन। अब देखना एग्जैक्टली क्या होगा, बोथ ऑफ देम आर बीइंग मिक्स टू मेक एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन गेट्स वेपराइज, जब एग्जैक्टली आधा सोल्यूशन वेपराइज हो जाए उस टाइम पे वेपर प्रेशर निकालना है, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वेपर प्रेशर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, आपको वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन, जब एग्जैक्टली आधा सोल्यूशन, व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन गेट्स वेपराइज, आपको वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का जब एग्जैक्टली आधा सोल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन गेट्स वेपराइज। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलो अब डायरेक्टली तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली डू इट, एक मिनट इसको सॉल्व कर दें। ओके नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज़ नोटेड डाउन द क्वेश्चन। आप देखो ध्यान से एग्जैक्टली इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा एंड हाउ वी गोना गो अबाउट इट, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं निकालना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, आपको वेपर प्रेशर निकालना सोल्यूशन का जब एग्जैक्टली आधा सोल्यूशन वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, ये तो था, ठीक है। अब मुझे बताओ वेपर प्रेशर ऑफ रूट ऑफ पी नॉट ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए बच्चे में कितना दे रखा है 800 टॉर, इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी हमको कितना दे रखा है 200 टॉर, ठीक है। अब इसको ज़रा अगर सॉल्व करें 8 2 16 और 1 2 3 4 0। अब एक बात बताओ 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4, 2 0 की जगह 1 0 और इन 2 0 की जगह 1 0, विच मीन्स 400 टॉर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जिस पे एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सोल्यूशन वेपराइज हो जाएगा उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आएगा 400 टॉर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्चुअल टॉपिक विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिससे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल आता है, राइट। सो लेट्स डिस्कस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नाउ, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बच्चे में बात करूँ, सो लेट्स डू दैट नाउ। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, तो अब बच्चे अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, सो लेट्स क्विकली डिस्कस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले तो ये देखते हैं, देखो 4 मेजर तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहली बात तो इनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल है, राइट। अब इसमें ना लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स की हम बात करते हैं, यानी इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होगा, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारे केस में यहाँ पे सॉल्यूट होगा, राइट, जो घुलेगा वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होगा। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउ डू यू डिफाइन इट, वो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं कि नेचर क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली भी नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं बट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, वो भी रिलेटिव नंबर सॉल्वेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू उसका कितना नंबर है, राइट। सो वो प्रॉपर्टीज जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरली हमें पढ़नी है। वी हैव RLBP विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एक एक करके सब जल्दी सब पढ़ते हैं, देन वी विल क्विकली कम अप विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो अब एक एक करके पहले मैं सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। RLBP से स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। अब देखो एग्जैक्टली हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बच्चे में बात करूँ, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब यहाँ से समझना केस है अपना, पहले इसमें लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स है, याद रखना हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हैं, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हैं। अब देखो एक बात बताओ, लेट्स से अगर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास एक बीकर है। अब लेट्स से इसमें मैंने लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ले रही हूँ, यानी मैं इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड करूँगी, ठीक है, सॉल्यूट ऐड करूँगी, ठीक है। और वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो यानी अगर मैं राउल्स लॉ की एक्चुअली में अगर इक्वेशन अप्लाई करती, मेरी राउल्स लॉ की इक्वेशन क्या कहती है कि वेपर प्रेशर जो होता है सोल्यूशन का वो होता है एक्चुअली में P0A का IA प्लस P0B का IB, P0B का IB। लेकिन क्या कहते हैं P0B क्या है एक्चुअली में, देखो P0A और P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। और जब मैंने आपको बोला कि जो मेरा सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी वेपर प्रेशर नहीं बनाता है, तो उस केस में अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट,
वो सोल्यूट जो एक्चुअली में वेपर्स नहीं बनाएगा, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, तो उसके लिए तो जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और वेपर्स ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेंगे। तो अगर पी नॉट बी जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो उस केस में बच्चे पी एच क्या हो जाएगा मेरे पास, उस केस में पी एच यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मेरे पास हो जाता है पी नॉट एक आई ए, क्या हो जाता है पी नॉट एक आई ए हो जाता है। अब देखो हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो इसमें दो ही कंपोनेंट्स हम बाइनरी सोल्यूशंस की बात करें, एक तो मेरे पास हो गया ये सॉल्वेंट ए और दूसरा मेरे पास ये हो गया सोल्यूट बी। तो अगर मैं इनके मोल फ्रैक्शंस का सम निकालूँ दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। काई ए प्लस काई बी 1 होता है। क्या मैं काई ए को यहाँ पे जो काई ए है उसको मैं 1 माइनस काई बी भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 1 माइनस मतलब काई बी को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस काई बी, राइट। सो आई कैन क्विकली राइट इट एज पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, काई ए को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस काई बी, क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस काई बी लिख सकती हूँ। अब इसको ओपन करो इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए वन जा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी पी नॉट ए काई बी, ये हो गया। अब क्या करो इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा बच्चे रीअरेंज कर दो, क्या कर दो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूँगी तो पी नॉट ए काई बी को यहाँ ले आओ और पी एस को यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, ये पी नॉट ए काई बी माइनस में था यहाँ के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए काई बी और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है। अब एक बात बताना, अभी मैं इसी लिक्विड की बात कर रही हूँ, इस लिक्विड में जब हमने ये सल्यूट ऐड नहीं किया था, ठीक है, फाइन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इस लिक्विड में जब मैंने ये सल्यूट ऐड नहीं किया था, ठीक है, इस केस में इसका वेपर प्रेशर बच्चे कितना था, इस केस में जब मैंने इस पर सल्यूट ऐड नहीं किया था तो इस केस में इसका वेपर प्रेशर क्या था, इस केस में वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसमें क्या कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सल्यूट ऐड कर दिया, जब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सल्यूट ऐड कर दिया बी, ठीक है, तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। जब आप सल्यूट ऐड कर देते हो सल्यूट के पार्टिकल्स तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया विच आर गोइंग इनटू द वेपर फेस वो घट जाते हैं। तो अब इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका पी एस हो जाएगा। तो पी नॉट ए बेसिकली मेरा इनिशियल वेपर प्रेशर था और पी एस क्या है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और पी नॉट ए हमेशा ज़्यादा होगा पी एस से, जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन से, ठीक है। तो पी नॉट ए ज़्यादा था पी एस से, तो ये जो आया पी नॉट ए माइनस पी एस, ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि कितना लोअर हो गया वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी, ये डेल्टा पी जो क्या है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि पी नॉट ए वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सल्यूट ऐड कर दिया मेरा वेपर प्रेशर घट गया। तो पी नॉट ए माइनस पी एस इज बेसिकली दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो फॉर्मूला है ना ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मिनट रुको 1 सेकेंड, ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। अब देखो इसको आगे समझते हैं 1 सेकेंड, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हम कैसे चलते हैं, ये तो आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, मैं ना इधर पी नॉट ए को भी इधर डिनोमिनेटर में ले आऊँ। पी नॉट अभी हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है पी नॉट ए काई बी, ठीक है, पी नॉट ए काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, यही इक्वेशन है अभी करंटली हमारे पास, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या दर्शा रही है, दिस इज बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक्चुअली मेरे पास बच्चा क्या दर्शा रहा है, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना लोअरिंग आया वेपर प्रेशर में, ठीक है। लोअरिंग और रिलेटेड क्या होता है जब आप किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे कि लेट्स से पहले आपके 100 में से 50 नंबर आए थे, अब आपके 100 में से 40 नंबर आए, तो 50 में से 40 गया तो लोअरिंग कितने हुए आपके नंबर, 10 से घट गए आपके नंबर, ठीक है। बट ये मैं सिर्फ आपके नंबर्स आपसे ही कंपेयर कर रही हूँ, यहीं पे मैं आपके नंबर्स लेट्स से टॉपर से कंपेयर करूँगी या किसी के रिस्पेक्ट में बताऊँगी तो वो रिलेटिव हो जाएगा, यू नो व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू समथिंग एल्स, ठीक है। तो अब ये पी नॉट ए को लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, पी नॉट ए अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन कैसी लगेगी, इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो अब ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसको मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बता रही हूँ, इसको मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर रही हूँ, इनिशियल वेपर प्रेशर के। जब मेरे पास लिक्विड में कुछ भी नहीं घुला हुआ था, जब मेरे पास ए से प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर जो था मेरे पास वो पी नॉट ए ही था ना, पी नॉट ए था। लेकिन जब मैंने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सल्यूट ऐड कर दिया तो अब वेपर प्रेशर मेरा घट के क्या हो गया, पी एस हो गया। तो अब ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इसे मैं इनिशियल वेपर प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज बेसिकली रेफर टू एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चे हमारे पास ये जो एक्जैक्टली फॉर्मूला आया ना, दिस इज बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो फॉर्मूला आया ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। आई होप दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। ये क्या डिनोट कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। एकदम समझ में आया सबको, ठीक है। सो इफ आई कुड समराइज ऑल ऑफ इट फॉर यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई वुड 1 सेकेंड,
डिलीट. ओके 1 सेकेंड, 1 मिनट यार, थोड़ा स्लाइड भी एडिट हो गई. जस्ट 1 सेकेंड. ओके 1 सेकेंड. ऑलराइट, ठीक है. अब ये हो गया. अब आ जाओ. तो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला समझ में आ गया. आई होप एवरीबडी इज वेल वर्स्ड विद द फॉर्मूला नाउ. ठीक है. लेट मी क्विकली राइट इट डाउन वंस अगेन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP का अपने पास फॉर्मूला बच्चे क्या आया? अपने पास फॉर्मूला आया P0A माइनस PS अपॉन P0A माइनस PS अपॉन P0A बेसिकली किसके इक्वल होता है? काई बी के इक्वल होता है. अब ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला एक इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म भी है, तो वो ऑल्टरनेट. और ये देखो, ये वाली फॉर्म तो हम तब यूज़ करते हैं जब, देखो ये वाली फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे? ये वाली फॉर्म हम यूज़ करेंगे जब हमको क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा हो कैलकुलेट करने के लिए, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा हो हमको, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछा हो हमें, PS पूछा हो, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन. बट इस इक्वेशन की एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी है विच आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो मैं इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म डिस्कस करती हूँ आपके साथ. ठीक है. अब देखना इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है एग्जैक्टली. अब ये तो इसकी एक्चुअल फॉर्म है. दिस इज व्हाट द एक्चुअल फॉर्म्स लुक लाइक. ठीक है. कि P0A माइनस PS अपॉन P0A, ठीक है, इज इक्वल टू काई बी. अब काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. और बी मैंने आपको क्या बताया था? बी में हमेशा किसको बोल रही हूँ? सल्यूट को बोल रही हूँ. ए सॉल्वेंट, बी सल्यूट है. तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस NB. राइट, दिस इज हाउ आई कैन राइट इट. एक बार ना इस पूरी इक्वेशन को जस्ट फ्लिप इट ओवर, उल्टा घुमा दो, इसको ऊपर ले जाओ. ठीक है. इसको भी घुमा दो, दोनों साइड्स को फ्लिप करोगे ना. ठीक है. तो ऊपर मेरे पास अब क्या आ गया? मेरे पास आ गया P0A अपॉन P0A माइनस PS. P0A, अरे 1 सेकेंड, वो जस्ट हैपन. 1 मिनट बचे, 1 मिनट रुकना. इसको जस्ट फ्लिप इट ओवर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Let me reduce the size kind of. Okay. अब देखो एग्जैक्टली हाउ डू यू गो अबाउट इट. अब देखो, अब एग्जैक्टली जब हम इस इक्वेशन को फ्लिप करते हैं, राइट, तो अब मेरे पास ऊपर क्या आ गया? मेरे पास ऊपर आ गया P0A अपॉन P0A माइनस PS इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया Na प्लस NB अपॉन NB. तो मैंने इक्वेशन को फ्लिप कर दिया. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई गेट. अब देखो मैं क्या करूँगी ना, मैं इसको आपने वो देखा ना डिस्पर्सिव, व्हाट यू कॉल इट, द डाइवर्जेंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी. ये NB जो है कॉमन डिनोमिनेटर है. मैं इसको NB को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ. देखो P0A अपॉन P0A माइनस PS इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ठीक है. ये कॉमन डिनोमिनेटर था ना दोनों का, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया. ठीक है. अब NB से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कट गया, तो ये +1 आ गया. अब इस +1 को अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी तो बच्चे क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास -1. ठीक है. वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन, डोंट वरी. ओके. अब देखो एग्जैक्टली हाउ विल द इक्वेशन लुक लाइक. इट विल लुक लाइक दिस. P0A अपॉन P0A माइनस PS, ठीक है, इज इक्वल टू -1 +1. देखो ये जो +1 था यहाँ पे, ये जो +1 था, ये दूसरी साइड गया तो यहाँ क्या बन गया? ये बन गया -1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? Na अपॉन NB. ये तो बचा Na अपॉन NB. अभी बात बता, इस फॉर्म को आप सॉल्व कैसे करोगे? जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है x अपॉन y -1, तो ये सॉल्व कैसे होती है? ये सॉल्व होती है x माइनस वाई. देखो ये y इधर जाता है, राइट, x माइनस वाई अपॉन वाई के फॉर्म में ही तो सॉल्व होगी. तो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को भी आपको ऐसे सॉल्व करना है. तो जस्ट डू इट टुगेदर. 1 सेकेंड, देयर यू गो. ओके. तो अब देखो इसको एग्जैक्टली हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी गोना सॉल्व इट. अब देखो ये हो जाएगा P0A अब ये P0A माइनस PS ये इधर जाएगा. 1 सेकेंड. ओके, सो सॉरी, 1 मिनट. अब ये देखो एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको. P0A माइनस, अब ये देखो माइनस, ये वाली ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा P0A माइनस PS. ठीक है. और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB. क्या आ जाएगा? Na अपॉन NB. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी गेट. ठीक है. अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो. P0A प्लस P0A माइनस P0A कैंसिल हो गया. माइनस माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारे पास PS इज इक्वल टू P0A माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB. बिकॉज अब हमने स्टार्टिंग में इसको एक बार फ्लिप किया था, तो हमें वापस फ्लिप करना पड़ेगा टू गेट बैक दी ओरिजिनल इक्वेशन. नाउ फ्लिप इट बैक वंस अगैन. इसको भी फ्लिप कर दो, इसको भी फ्लिप कर दो. तो अब ऊपर मेरे पास आ जाएगा P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na इज इक्वल टू NB अपॉन Na. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई गेट. ठीक है. अब ये इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन से हाउ डज इट वेरी. अगर आप ध्यान से देखो, अब दोनों इक्वेशंस को ना मैं कंपेयर करके बता देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू गेट अ जिस्ट ऑफ इट. अब देखो ये एग्जैक्टली ना हाउ वी हैव गॉन, लाइक हाउ डू वी गो अबाउट इट. इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते. गिव मी अ मोमेंट. Let me compare both the equations now. Now if I compare both the equations for you guys, just see how we will proceed with it. Okay. अब देखना ध्यान से exactly how we going about it. 1 second. Okay. चलो
अब ध्यान से देखो, जो पहली वाली इक्वेशन थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की RLVP की, तो एक्चुअल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वो थी इट वाज P0A माइनस PS अपॉन P0A, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मैंने क्या बोला था, ये वाली इक्वेशन आप कब सॉल्व करेंगे, जब इधर यू हैव टू कैलकुलेट, ये वाली इक्वेशन हम कब सॉल्व करेंगे, इधर यू हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर बच्चे आपको कैलकुलेट करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर बच्चे आपको क्या कैलकुलेट करना है, या फिर आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और अभी ये जो दूसरी हमने ऑल्टरनेट फॉर्म निकाली है इसकी, ये जो भी ऑल्टरनेट फॉर्म अभी हमने सॉल्व करके निकाली है, ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है इसकी। ठीक है, और देखना नीट में, इनफैक्ट नीट में CBSE में एक्चुअल आप देखोगे तो अगर आप इसी पहली वाली इक्वेशन से ही हर तरीके के आंसर सॉल्व कर देते तो आपका आंसर एक्चुअली गलत आएगा। ठीक है, डिफरेंस आता है आंसर में। तो ये हमारी जो अभी ऑल्टरनेट इक्वेशन थी, दिस वाज P0A माइनस PS अपॉन P0A नहीं है इस बार, अपॉन PS है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है, यहाँ डिफरेंस आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस लाइज। ठीक है, सो P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA। क्या आया? NB अपॉन NA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। अब मैं NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को और खोल के लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वेट ऑफ B गिवन वेट मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ B। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, गिवन मास ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A। ठीक है, फ्लिप होकर ऊपर चला जाएगा, राइट, एंड दिस इज माई ऑल्टरनेट इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन बच्चे मैं कब यूज़ करूँगी, दिस इज द इक्वेशन दैट आई विल यूज़ व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट ऑल स्टफ। देखना ये वाली इक्वेशन मैं कब यूज़ करूँगी, ये वाली इक्वेशन में यूज़ करूँगी जब मुझे या तो कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ सल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, या मुझे वेट ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, या तो मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, या मुझे वेट ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, या मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है, या मुझे मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है। तो या तो मोल्स ऑफ सल्यूट या वेट ऑफ सल्यूट या मोलर मास ऑफ सल्यूट, देन दिस इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ RLVP दैट आई एम गोना यूज। ये क्लियर है सबको? वेरी वेल डन। ठीक है, अब जो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से, एक नीट का PYQ है, लेट्स जस्ट क्विकली सॉल्व इट। मैं अभी करके बताती हूँ। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली अरेंज दिस वन क्वेश्चन। देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो अब इसको एक्चुअली में सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो विद द आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक क्वेश्चन है, नीट 2022 अब्रॉड में पूछा गया था। एक्चुअली अब्रॉड में भी एग्जाम्स होते हैं, आई एम श्योर ऑल इज अवेयर। अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 मोल शुगर को मैंने डिसॉल्व किया 3 मोल्स ऑफ वाटर में, 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप एक्चुअली में कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, P0A माइनस PS अपॉन P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू काई बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही वाली इक्वेशन यूज़ करोगे। अब ना सब्सिट्यूट, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और मैंने आपको हमेशा बता रखा है, मैं हमेशा ए जो है वो मेरा वो सॉल्वेंट होगा, ए मैंने हमेशा सॉल्वेंट को कंसिडर किया है, और बी जो है वो हमेशा मेरा सल्यूट को कंसिडर किया गया है। इन्हें बोला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना, यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, काई बी के इक्वल हो, काई बी क्या है NB अपॉन, अब देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है 1 मोल शुगर है, शुगर मेरा सल्यूट है, मेरे पास जो सल्यूट है वो क्या है, शुगर। तो NB मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, मेरे पास 1 मोल है शुगर का, उसे मैंने डिसॉल्व किया 3 मोल्स ऑफ शुगर में, 3 मोल्स ऑफ वाटर में। ठीक है, तो सॉल्वेंट के कितने मोल्स दे रखे हैं, 3, तो नीचे आता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज़ 1। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1/4 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.25। तो मेरे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है विच इज़ P0A माइनस PS अपॉन P0A, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0.25। ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमारी पहले वी डन विद द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आता बच्चे अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं विच इज़ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक्जैक्टली व्हाट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज। ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, अगर ये इन केस इट्स नॉट विजिबल जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पहले मैं इस वाली स्लाइड को जूम इन कर लूँ एंड देन मे बी वी कैन कम बैक टू दिस वन सेकेंड। आई होप नाउ इट्स विजिबल टू एवरीबॉडी। अब देखो ध्यान से समझो एक्जैक्टली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब देखो बच्चे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अब वो मत बोलना विद द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स, पीजी ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों वाली, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबॉडी, आई मीन कूडोज टू देम फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, बट ये किंडरगार्टन वाली फिर से ग्रेडर वाली डेफिनेशन नहीं देनी है। ठीक है, मेक श्योर यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है, एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का अगर निकालना है तो उस सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस पे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर होता है उस सब्सटेंस का, दैट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is approximately 1 atm. ठीक है, that is referred to as the boiling point. तो
बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, लाइक हाउ डू यू प्लॉट इट। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे हमने बनाया भी है, ये एक बीकर है, अपने पास ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये सोल्यूशन क्या है, इसकी जो सर्फेस पे पार्टिकल्स है, ठीक है, इसकी सर्फेस पे जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ कोलिजन इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, लेट्स से या फिर मैं नीचे से एक हीट कर रही हूँ उसको। ठीक है, अब क्या होगा, मैं हीट कर रही हूँ तो इनमें सर्फेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ एनर्जी गेन करेंगे एंड दे विल ट्राई एंड मूव इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, वो वेपर फेज में जाने की कोशिश करेंगे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। अब देख ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती जाती हूँ, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊँगी और ज़्यादा वेपर्स बनते जाएंगे, और ज़्यादा भाप बनेगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा भाप बनेगी, इतना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज़्यादा वेपर्स इन इस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो अगर मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यहीं पे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 50 to 58 के आसपास होता है, नॉट मिस्टेकन, बट पानी से तो डेफिनेटली कम ही होता है। ठीक है, तो मान लो पानी का अगर बॉइलिंग, अब तो अगर मैंने लेट्स से टेम्परेचर रखा अराउंड लेट्स से 45 या 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो किसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, आप मुझे ये बताना, किसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे? इथेनॉल के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। ठीक है, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़े 3-4 डिग्री ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो उसका वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो ऐसा बोला जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके वेपर ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके उसका इतना वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यहीं पर अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, नहीं भी अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नहीं, वो कम टेम्परेचर पे वेपर्स बना देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वेपर प्रेशर से अगर मैं बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। व्हाट इज इट? इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब देखो, अगर मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ ग्राफ के थ्रू, ठीक है, अगर मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया और ये मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ना अब देखो वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने डिफाइन किया 0.1, ठीक है, ये है 0.2 ATM, ये है 0.3, ऐसे से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं 1 ATM मार्क कर दूँगी। ठीक है, तो ये है मेरा 1 ATM, दिस लाइन दैट आई ड्रॉन डॉट, ये डॉटेड लाइन मैंने शो किया, फिर उसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। लेट्स से ब्लू से जो मैं लाइन शो कर रही हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं अप्रॉक्सीमेटली मान रही हूँ 1 ATM का वेपर प्रेशर। अब ठीक है, अब मेरा प्योर सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ, यानी अभी तक मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी क्लियर इट नाउ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, 1 सेकंड। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं लेट्स से प्योर ये PATM मेरा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है। मैं अगर लेट्स से सबसे पहले बात कर रही हूँ किसकी, सबसे पहले बात कर रही हूँ प्योर सॉल्वेंट की। प्योर सॉल्वेंट यानी अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं है। ठीक है, तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 A या P0 कुछ भी बोलो, P0 या P0 A या फिर P0 कुछ भी बोलो। ठीक है, तो इसका कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, इसका भी कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। लेट्स से कोई पर्टिकुलर T टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें कुछ तो इसका वेपर प्रेशर होगा। अब क्या है, अब देखो जो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊँगी वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। एज आई इंक्रीज द टेम्परेचर इसके वेपर्स बनते जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ के इवेंचुअली PATM पे पहुँच जाएगा, यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। राइट, तो सब एग्जैक्टली यहाँ पे देखना क्या होगा। लेट्स से अगर मेरे पास ये सॉल्वेंट था, ठीक है, सॉल्वेंट का लेट्स से कोई पर्टिकुलर T टेम्परेचर है, इस पर इसका वेपर प्रेशर जो है P0 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस के इधर से राइट साइड में मूव करूँगी, वैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती होंगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। एग्जैक्टली एक पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, जिस पर आपने क्लियरली देखा ये जो वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का 1 ATM के बराबर हो गया। तो वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, उसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ, TV0 से। अब क्या हुआ ना, अब थोड़ा सा इसमें हुई ट्रेजेडी क्या हुई कि मैंने इस अभी तो ये प्योर सॉल्वेंट था, मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में लेट्स से शुगर ऐड कर दी। ठीक है, शुगर जब मैं ऐड करूँगी ना, शुगर क्या करेगी, शुगर भले ही वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है शुगर, लेकिन यहाँ पे देखो सरफेस पे कुछ जगह तो घेरेगी। अगर शुगर मान लो भले, जैसे अगर लेट्स से अभी तक तुम अकेले रहते थे रूम में, ठीक है, तो अपना काम करना पड़ता था। अब लेट्स से बाहर से एक और बंदा रहने आ गया, वो बंदा कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन जगह तो घेर रहा है ना रूम में, काम तो बढ़ रहा है उसके चक्कर में। ऐसे जब आपने शुगर ऐड की ना, तो ओवरऑल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, सोल्यूशन का ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, शुगर के ऐड करने से। तो अब क्या होगा, और हमें पता है यूजुअली अगर मेरे पास प्योर मतलब सॉल्वेंट जो A था P0 A, ठीक है, और अब मैंने इसमें शुगर ऐड कर ली, तो अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे पास PS। ठीक है, और वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट का वो हमेशा ज़्यादा होता है,
वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होता है सोल्यूशन से। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर लेट्स से मैं इसी टी टेम्परेचर पे ही प्लॉट करूँ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लेट्स से समवेयर हियर होगा। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन का भी जैसे बात तो वही है, अगर सोल्यूशन का भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी तो वेपर प्रेशर उसका भी इंक्रीज़ तो करेगा ही, ठीक है। तो वही मैं करती हूँ, ठीक है। सोल्यूशन का मैंने वेपर प्रेशर इंक्रीज़ किया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ इसका वेपर प्रेशर भी 180 m के इक्वल हो जाएगा। और वो टेम्परेचर जिसपे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 180 m के इक्वल हो जाता है, वो टेम्परेचर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसको मैं TB से डिनोट करती हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आपने ये जो देखा, ये डिफरेंस जो आया ये क्या था, ये था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जैसे आपने शुगर डाली, जैसे आपने शुगर ऐड की पानी में, उसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट घट गया, जैसे आपने शुगर ऐड की पानी में, उसका ओवरऑल क्या कहते हैं, उसका वेपर प्रेशर घट गया, घट गया। तो अब ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर नहीं करना है। अभी तक जब प्योर सॉल्वेंट था तब उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन क्योंकि अब उसका वेपर प्रेशर घट गया, आपने चीनी डाली, अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो हम वेपर प्रेशर घट जाता है, राइट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, तो इसका वेपर प्रेशर घट गया, तो इसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो ये देखो, ये जो एलिवेशन आया ना, ये जो राइज आया बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज रेफर टू एज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी को मैं डेल्टा TB से डिनोट करती हूँ बच्चे। ये क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव फर्दर नाउ। एक मिनट, ओके, नाउ दिस इज क्लियर। अब देखो, इसको ध्यान से ना इसी ग्राफ की मदद से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू दैट। अब देखो, सिंस दैट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू नाउ आई थिंक वी आर ओनली वरीड विद द ग्राफ, ठीक है। अब थोड़ा सा ना, ओके, गिव मी अ मोमेंट। नाउ वी ओनली नीड द ग्राफ, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 second everybody, 1 minute बस। quickly let me rearrange this now. We just need the graph, right? Yes, we do. That's it. All right, this is the graph. There you have this. All right, now we're good to go. अब देखो, अब ध्यान से समझना एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये जो आया, have I cropped it a little too much? Yes, I have. ठीक है, तो ये जो आया, ओके 1 second, just give me a moment, ओके, वे सॉर्टेड नाउ। अब देखो, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे बच्चे तो एग्जैक्टली देखो क्या होता है। अभी हमने देखा, अब देखो ये डेल्टा TB क्या है, ये डेल्टा TB जो आया एक्चुअली, गिव मी अ मोमेंट, ये जो डेल्टा TB आया ना बच्चे, ये था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्लियरली देखो, पहले हमारे पास क्या था, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, वो था TB नॉट, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो कुछ एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे विच इज़ डेल्टा TB, ठीक है। और अल्टीमेटली उसके बाद ये जो हमारे पास आया, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो TB नॉट था, फिर एलिवेशन आया उस बॉइलिंग पॉइंट में, एंड नाउ व्हाट वी एक्चुअली गेट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। TB क्या होता है, TB इज इक्वल टू TB नॉट प्लस डेल्टा TB। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक्वस सोल्यूशन के केस में, एक्वस सोल्यूशन यानी कौन सा होता है, एक्वस सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, अपना पानी हो, सॉल्वेंट क्या हो, पानी हो। तो उसमें TB नॉट क्या होगा, TB नॉट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। अब ये डेल्टा TB, अब ये डेल्टा TB एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TB बच्चे होता है KB.m। डेल्टा TB कितना ज़्यादा, मतलब ये ना ऐसे आता है, देखो डेल्टा TB जो होता है ना एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। मोलालिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, जैसे अगर मान लो मैंने और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया होता, ठीक है, तो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो और डिक्रीज़ हो चुका होता, मेरा वेपर प्रेशर और डिक्रीज़ हो चुका होता। और अब क्या है, अब मेरा ग्राफ ना यहाँ से स्टार्ट होता, अब यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता, तब जाके पहुँचता। अब देख रहे हो, अब और ज़्यादा एलिवेशन आता बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो डेल्टा TB होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी की। जब हम मोलालिटी, ये साइन ऑफ, ये जो हमारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब हम इसको हटाते हैं तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है, KB इंटू M, ठीक है। तो ये KB अपना जो है ना KB, ठीक है, KB अपना क्या है, KB है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो KB इज बेसिकली एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। M बच्चे जो है अपना, M है अपना मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। व्हाट एग्जैक्टली इज M है अपना मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर मान लो मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, अगर मेरी मोलालिटी 1 मोलर है, ठीक है, तो मैं डेल्टा KB को डिफाइन कैसे करूँगी। अगर लेट्स से मेरी मोलालिटी 1 मोलर है, M की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, लेट्स से अगर M की वैल्यू यहाँ मैं 1 पुट करती हूँ, तो उस केस में मेरा जो डेल्टा TB है दैट इज इक्वल टू KB, ठीक है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और डेल्टा TB क्या था, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी KB क्या है, KB इज बेसिकली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। KB इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। और बच्चे याद रखना एक चीज़ की, जो KB है, KB जो है, 1 सेकेंड, ये जो KB है ना, KB हुआ है, और अभी फ्रीजिंग पॉइंट में आप KF पढ़ोगे। KB एंड KF दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ
सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा केवी की वैल्यू वाटर के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। केवी की वैल्यू वाटर के लिए याद रखना ज़रूरी है। क्या होती है वाटर के लिए केवी की वैल्यू? क्या होती है? 0.52 केल्विन पर मोल। क्या होती है? केल्विन पर मोल। अब ये कैसे आई, यूनिट कैसे आई मेरे पास? अब देखो यूनिट बहुत लॉजिकल है एक्चुअली में, समझने की कोशिश करें तो। ओके 1 सेकेंड, 1 मिनट बच्चे। अब देखो डेल्टा टी वी की अगर मैं यूनिट की बात करूँ, डेल्टा टी वी, ओके साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। डेल्टा टी वी की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो देखो डेल्टा टी वी अपने पास होता है के वी इंटू एम, ठीक है। के वी की मुझे यूनिट निकालनी है, तो के वी क्या हो जाएगा मेरे पास? के वी हो जाएगा बेसिकली डेल्टा टी वी अपॉन एम। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो के वी मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा टी वी अपॉन एम। डेल्टा टी वी क्या है? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो टेम्परेचर ही, तो टेम्परेचर केल्विन में नाप सकते हो के, ठीक है। और ये जो है नीचे ये क्या है? एम स्मॉल है, मोलालिटी, तो मोलर। तो या तो केल्विन पर मोलर बोलो, चाहे डिग्री सेल्सियस पर मोलर बोल लो, कुछ भी बोलो। केल्विन पर मोलर बोल लो, डिग्री सेल्सियस पर मोलर बोल लो। मोलर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल पर केजी, ठीक है। तो मोलर को मैं एक्चुअली मोल पर केजी भी लिख सकती हूँ, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो केल्विन पर मोल पर केजी, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस पर मोल पर केजी। ample number of ways in which you can describe it. I hope this is clear to you, ठीक है। अब आई गेस should we solve some question? अभी एक काम करते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट करके इकट्ठा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँगी, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, और यू वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट लेट्स गेट ओवर विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज व्हाट आई फील, ठीक है, एंड देन मे बी वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ ही चीज़ें बची है जैसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो और कर लेते हैं एंड देन विल बी गुड टू गो, ठीक है। अब देखो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पुट ऑन द ब्यूटीफुल हेडिंग्स इन योर नोटबुक्स। अब जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप क्विकली सबको रिवाइज हो रहा है, एवरीबडी इज एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट कि एक्जैक्टली हम यहाँ क्या बात करें, राइट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश भी करना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। वही एक्चुअली में जैसे आई स्टिल रिमेंबर मेरे टीचर जो हमें पढ़ाते थे वो बोलते थे कि एग्जैक्टली जो कि जैसे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है इसके साथ वही होता है, डिप्रेशन हो जाता है इसे पढ़ के। आधे बच्चों को फ्रीजिंग पॉइंट पता ही नहीं होता एग्जैक्टली क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट बच्चे वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस एंड द लिक्विड फेस ऑफ दैट सब्सटेंस दे बिकम इक्वल टू ईच अदर। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेस और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में हो। जैसे अगर हम देखते हैं वाटर के केस में, अगर मैं नॉर्मल जनरल डेफिनेशन डिफाइन करूँ, वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस उसका सॉलिड फेस यानी आइस और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉलिड फेस में सॉलिड आइस होगी और लिक्विड फेस में एक्चुअली इसका वाटर हो गया। तो आप देखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर जो होते हैं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी जितना वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है उतना ही वेपर प्रेशर लिक्विड का भी होता है, राइट। सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस ऑफ एनी सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज रेफर्ड टू एज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन। आप समझते हैं इसके एक्जैक्टली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो देखो जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया था कि एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट करें, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर प्लॉट करें। मैंने आपको क्या बताया था? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो इसका उल्टा करने से क्या होगा बच्चे? अगर मैं लेट्स से टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूँ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब लेट्स से मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, लेट्स से ये रहा P0। इसका इस लेट्स से अभी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे कुछ, ठीक है, हम इतना आगे मूव कर चुके हैं तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, तो मेरे पास अच्छा खासा वेपर प्रेशर भी होगा P0H, ठीक है, P0 H2O, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर घटाती जाऊँगी इसका वेपर प्रेशर भी घटना चाहिए, और ये लीनियरली तो घटता नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर घटाती जाऊँगी तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इसी पॉइंट तक क्यों बनाया ये ग्राफ? बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू समथिंग, ठीक है। मैं एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसका लेट्स से ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस में मार्क कर रखा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ऐसे करके हमने टेम्परेचर्स मार्क कर रखे, ठीक है। तो ये इस टेम्परेचर के अराउंड लेट्स से मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटाती जाऊँगी इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक पॉइंट पे ये आ गया वेपर प्रेशर। अब सॉलिड के केस में क्या है? अब हम बोले सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है क्या, तो आप बोलोगे है सॉलिड। अगर आप आइस बोलो तो अगर आपने फ्रीजर में देखा हो, आइस अपना फ्रीजर कभी खोल के देखना, और अच्छा खासा फ्रीजर में बर्फ़ जमी हो तो आपको नहीं दिखता बर्फ़ के ऊपर से भी वेपर्स निकलते हैं, बर्फ़ के ऊपर से भी धुआं सा निकल रहा होता है। व्हाट इज़ दैट? वेपर, राइट। सॉलिड भी तो वेपर बनाती है, यस, तो उसके वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, देखो मेरे पास लिक्विड तो यहाँ पे आ गया। अब सॉलिड का क्या करूँगी मैं? सॉलिड को ना हीट करना चालू करूँगी। लेट्स से सॉलिड का टेम्परेचर बहुत कम होगा यहाँ पे, तो उसके वेपर प्रेशर भी बहुत कम होगा। अब जैसे जैसे मैं सॉलिड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा। तब इसका वेपर प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के केस में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सॉलिड फेस है
जो लिक्विड फेस है और सॉलिड फेस है, ठीक है, उनके वेपर प्रेशर एक्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। वो टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर सॉलिड फेस और लिक्विड फेस का दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैं क्या बोलती हूँ, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैं सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट बोलती हूँ। आई होप दिस मेड सेंस, ठीक है। आप तो हमने क्या क्या किया आपको समझ में आया। अब देखो अब मैं क्या करूँगी, अभी तो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ वाटर था अभी तक मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर में लेट्स से कुछ ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, ठीक है। शुगर ऐड करने से क्या हुआ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि देखो अगर मैं वेपर प्रेशर के ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो अगर मेरा लेट्स से ये P0H2 है, P0 यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से कम ही है, तो अब मैं इसका भी सोल्यूशन का भी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूँगी तो वेपर प्रेशर आइडियली डिक्रीज करना चाहिए, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली में वेपर ये अपना लिक्विड फेस और सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में आए। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना लिक्विड फेस और सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में आए, तो ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, दिस विल बी रेफर टू एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF0 ये था और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन TF ये है। तो ये जो आया, ये जो डिफरेंस आया, व्हाट इज दिस इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के पहले अपना जीरो था लेट्स से फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट घट के जीरो से भी कम हो गया। दिस इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन मेड क्लियर टू यू, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो देखो इसको इसकी इक्वेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इक्वेशन के फॉर्म में बच्चे अगर इसको डिफाइन करना हो तो लेट्स से ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, TF0 हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन का ये जो आया अपने पास, ये क्या है, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये क्या है अपना, ये जो गैप है, दिस गैप इज एक्चुअली डेल्टा TF यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या मैं इसको ऐसे प्लॉट कर सकती हूँ, देखो बिकॉज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो मैं इसे लिख सकती हूँ ना, TF प्लस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैं इसे अगर TF के टर्म में लिखना चाहूँ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन के टर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू TF0 माइनस डेल्टा TF, राइट। दिस इज एक्जैक्टली हाउ आई कैन राइट द इक्वेशन एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, 1 सेकेंड, यहाँ आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो TF क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, इक्वेशन अपने पास आ गई TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF, ठीक है। अब इस केस में हम ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो TF0 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर है अगर सॉल्वेंट, तो TF0 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मेरे पास सॉल्वेंट वाटर है। तो उस केस में आप देखो TF किसके इक्वल हो गया बच्चे, TF इज इक्वल टू, ठीक है, TF एक्चुअली में होता है TF0 माइनस डेल्टा TF, ठीक है। अब ये TF0 तो एक्चुअली में 0 हो गया, मेरा 0 हो गया, तो मेरा जो TF है ना वो माइनस डेल्टा TF के इक्वल हो जाता है। TF इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो TF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा TF, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ अगर मैं इन दोनों को फ्लिप कर दूँ, ठीक है, तो आई कैन से डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये इक्वेशन आ जाती है। और जैसे वहाँ पे डेल्टा TF की इक्वेशन थी, यहाँ पे भी है, तो वहाँ डेल्टा TB की इक्वेशन थी, यहाँ पे भी डेल्टा TF कितना डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज इक्वल टू KF.M, KB.M था, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाएगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जो कि KF एक्चुअली में क्या है, मोलालिटी की वैल्यू में 1 रखती हूँ, ठीक है, मोलालिटी की वैल्यू 1 रखती है, तो उस केस में डेल्टा TF जो है मेरे KF के इक्वल आ जाता है। और डेल्टा TF क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी KF इज बेसिकली द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। एंड जस्ट लाइक KB, KF इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ KB। बस याद रखना वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या, अच्छा KF को मैं बोलती क्या हूँ, उस केस में हम KB को क्या बोलते थे, वैसे KB को हम बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो KF को हम क्या बोलते हैं, KF को हम बोलते हैं एक्चुअली में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और KF की वैल्यू अगर मैं पानी के लिए जैसे एक्सप्रेसली बात करूँ तो पानी के लिए KF की वैल्यू क्या होती है, 1.86 केल्विन पर मोलर, ठीक है। और वाटर के लिए, अब ये वाटर के लिए 2 वैल्यूज़ याद रखना, KB की वैल्यू मतलब बॉइलिंग, ये KB की वैल्यू एक्चुअली वाटर के लिए क्या होती है, इट इज़ 0.52, ठीक है, व्हाट इज इट इज़ 0.52 केल्विन पर मोलर, ठीक है। और KF की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, KF की वैल्यू वाटर के लिए बच्चे अपने पास क्या हो जाती है, KF की वैल्यू हो जाती है 1.86 केल्विन पर मोलर। तो KB और KF की वैल्यूज़, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ, एकदम समझ में आया सबको, बढ़िया। चलो आप फाइनली अपनी लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बट आई थिंक ओके लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेट्स गेट डन विद दैट एज वेल। Okay, but I hope this is clear to you now. Let's move on to the next, the final colligative property, which is osmotic pressure.
अब देखो ध्यान से समझो, अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है बच्चे अपने पास, विच इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस उससे पहले हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन है एनसीईआरटी में। एक है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब सॉल्वेंट फ्लो करेगा कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट्स वाले रीजन से लेके सोल्यूशन वाले रीजन तक, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक्जैक्टली ये कैसे होता है। अब आपको क्लियरली यहाँ नजर आ रहा होगा, यू नो वी हैव अ बीकर हियर। यहाँ हमारे अब इस बीकर में क्या फील्ड है, इस बीकर में मेरे पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। बीकर में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर होगा P0। ठीक है, अब यहीं पर मैं बात करूँ इस इन्वर्टेड फ्लास्क की। जो इन्वर्टेड फ्लास्क नजर आ रहा है, इस इन्वर्टेड फ्लास्क में मेरे पास फील्ड है सोल्यूशन PS, सोल्यूशन फील्ड है PS। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, मैं अब देखो ध्यान से समझते जाना कि एग्जैक्टली सेटअप कैसा है। एक मिनट, अब मैंने क्या किया है, मैंने इस इन्वर्टेड फ्लास्क के अराउंड ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दिया। अब एक बात बताओ क्या होगा। अब मुझे बताना, हमें पता है बेसिकली कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। यही मैंने यहाँ पे डिनोट करने की भी कोशिश की है। तो अगर एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, नीचे अगर P0 ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू PS, तो क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, या फ्लूइड्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो आप इसको धीरे धीरे क्या देखोगे कि इस बीकर से पानी जो है वो ऊपर इस इन्वर्टेड फ्लास्क में मूव करने लगेगा फ्रॉम द थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। अब थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, इसमें पानी भरता जाएगा, तो देखो यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम है ना, ये वर्टिकल कॉलम क्रिएट होता जाएगा। अब ये जो वर्टिकल कॉलम है, हम पढ़ते हैं ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, वर्टिकल कॉलम, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो हाइड्रो मीन्स वाटर का ये जो प्रेशर डेवलप हुआ इस वर्टिकल कॉलम में, जब सोल्यूशन, ठीक है, जब वाटर का जो प्रेशर क्रिएट हुआ इस वर्टिकल कॉलम में, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं ρGH से। किससे डिनोट करते हैं, ρGH से। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे नीचे प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन में पानी मूव करता जाएगा, ठीक है, वैसे इस वर्टिकल कॉलम की हाइट बढ़ती जाएगी और जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब एक तो बच्चे ऐसा पॉइंट आएगा, नीचे से हमारा प्रेशर लग रहा है P0, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा था PS, तो PS कम था P0 से, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे यह वर्टिकल कॉलम भी क्रिएट होता जा रहा है, तो ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर लगता जा रहा है। एक तो ऐसा टाइम आएगा ना कि नीचे से ये जो लगने वाला प्रेशर है P0, ठीक है, और ऊपर से ये जो लगने वाला प्रेशर है PS प्लस अब तो ρGH भी लग रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि उस पॉइंट पे ऑस्मोसिस रुक जाएगी, राइट। तो यही होगा, ठीक है। एक तो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे जो PS प्लस ρGH है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो नीचे वाले प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर प्रेशर पे नो ऑस्मोसिस विल बी सीन, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्रेशर जो वर्टिकल कॉलम में डेवलप हुआ, ठीक है, ये प्रेशर जो वर्टिकल कॉलम में डेवलप हुआ, ठीक है, व्हेन सोल्यूशन और सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है ρGH, रो इज़ द डेंसिटी। या फिर अब देखो अगर मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से जाना पड़े तो रो क्या हो जाएगा मेरे पास, P0 यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये जो मेरे पास आता है ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, अब आती है बात दूसरी डेफिनेशन की कि एग्जैक्टली दूसरी डेफिनेशन क्या है। अब देखो दूसरी डेफिनेशन की बच्चे अगर मैं बात करूँ, दूसरी डेफिनेशन समझना, दूसरी डेफिनेशन ये है अपने पास। अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डेफिनेशन बोलती है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने इनको सेपरेट आउट कर रखा है। एक तरफ मेरे पास क्या प्रेजेंट है, लेट्स से एक तरफ मेरे पास प्रेजेंट है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, एक तरफ मेरे पास नहीं, एक ये सोल्यूशन प्रेजेंट है और दूसरी तरफ लेट्स से मेरे पास ये सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब ठीक है, अब एक चीज़ देना मतलब एक किसी को भी कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की, लेट्स से वो C1 है और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो C2 है। और मैं इमेजिन कर रही हूँ एक ऐसा केस, लेट्स से जिसमें C1 ज़्यादा है, ये C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है C2 से। अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन और वेपर प्रेशर कैसे मतलब हाउ आर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो देखा अगर मेरे पास अभी प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, तो इसका लेट्स से वेपर प्रेशर था अभी P0, ठीक है, मैंने इसमें 1 चम्मच लेट्स से चीनी डाली, तो अब ये सोल्यूशन बन चुका है, तो अब इसका वेपर प्रेशर घट के हो गया PS। अब मैं इसमें जितनी ज़्यादा चीनी डालती जाऊँगी इसका वेपर प्रेशर डोंट यू फील उतना ही ज़्यादा घटता जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम एक्चुअली में बात करें, ठीक है। तो अगर C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो C1 का जो मतलब P1 का जो प्रेशर है, मतलब 1 वाली साइड पे जो प्रेशर है वो कम होगा पक्का, ठीक है। C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो P1 विल बी लेस देन P2 ज़्यादा होगा, P2 का प्रेशर ज़्यादा होगा। और मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन यानी C2 से C1 में फ्लो करेगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाले रीजन में फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको तो हमने ऑस्मोसिस बोला।
अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस रुकेगा कब? ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर जो है लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाले रीजन में फैल रहा है, या फिर मैं मतलब फ्लो कर रहा है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ C2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन इसमें प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है इसका, और इसका पार्शियल प्रेशर कम है। तो वाटर हमेशा या फिर कोई भी फ्लूइड फॉर दैट इंस्टेंस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में फ्लो करता है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो तो मुझे दोनों साइड के प्रेशर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। P2 ज़्यादा है P1 से, ठीक है, तो यानी P1 वाली साइड में, यानी P1 यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड में, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाली साइड में मुझे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, P एक्सटर्नल, ठीक है, पिस्टन के थ्रू एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही हूँ तो दिस इज़ दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर इसको मैं पाई बोल देती हूँ। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस पाई, ठीक है। इस केस में दोनों साइड्स के प्रेशर बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों साइड्स के प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो अब ऑस्मोसिस नहीं होगी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो मैंने अप्लाई किया, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट आई अप्लाइड ऑन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड पे जो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। क्योंकि इस साइड में क्या था, इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, सॉरी इस साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम थी, कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो वाटर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। अब मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, तो इस साइड में क्योंकि लो प्रेशर है तो मुझे साइड में प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड के बराबर हो जाए प्रेशर, और वो कैंसिल आउट हो जाए, एंड हेंस नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट आई अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑन द मोर कॉन्सेंट्रेटेड साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज एक्चुअली रेफर टू एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चे मैं बात करूँ रिवर्स ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट की, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अब यहाँ पे तो ऑस्मोसिस रुक गया, अभी यहाँ पे तो ऑस्मोसिस रुक गया। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस का कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इफ यू लुक एट इट केयरफुली। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अब क्या हुआ, अब मेरे पास ना अभी यहाँ पे नो ऑस्मोसिस हो रहा है, अभी यहाँ पे ऑस्मोसिस रुक चुका है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड के प्रेशर बराबर है। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैं इस पिस्टन को अभी भी मैं रुकी नहीं, मैंने अब मेरे को आगे ला रहा, मैं बोलती काम करते हैं और दबाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाती हूँ कि ओवरऑल अब इस साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इस साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो नाउ वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू द लेस कॉन्सेंट्रेटेड रीजन, जो कि ऑपोजिट है ऑस्मोसिस का। क्योंकि ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, बट बिकॉज मैंने यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया कि यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, तो अब क्या कहते हैं, सॉल्वेंट जो है मोर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड वाली साइड में फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अंडर एन एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को डिसलाइन, आरओ में यही तो कॉन्सेप्ट लग रहा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो विद दैट आई थिंक वी आर डन विद द ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल। अब बस एक वैन हॉफ फैक्टर के क्वेश्चन बचे हैं। वैन हॉफ फैक्टर एग्जैक्टली मैं बताती हूँ, यू नो हाउ डू यू गो अबाउट इट, ठीक है, कैसे वैन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड या वील बी गुड टू गो। अब देखो वैन हॉफ इक्वेशन क्या बोलती है, ओके वी आर ब्लैंक स्लाइड हियर, देयर वी गो। अब देखो बच्चे वैन हॉफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले वैन हॉफ इक्वेशन, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस वैन हॉफ इक्वेशन इन डिटेल। अब बच्चे अगर मैं वैन हॉफ इक्वेशन की अगर बात करूँ, ध्यान से इसको समझना। वैन हॉफ इक्वेशन क्या होती है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। अब यहाँ पे जो C है बच्चे, C क्या है हमारी? C इज़ बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन, राइट, वेयर C ये है वैन हॉफ इक्वेशन कि जो हमारा पाई इज़ बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे C क्या है अपना? C इज़ बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन भी कौन सी एग्जैक्टली? मोलैरिटी है। कॉन्सेंट्रेशन भी कौन सी है? मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद R क्या है बच्चे अपना? R तो अपना सबको पता है गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? T एक्चुअली में टेम्परेचर है। T इज़ बेसिकली द टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट हम यहाँ पे जो लेते हैं दैट्स 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, ठीक है। और T क्या है अपना? टेम्परेचर इन केल्विन। T इज़ टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया? ऑल राइट, ठीक है। तो इसके साथ अपना वैन हॉफ इक्वेशन हो गया। हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अब बहुत सवाल पूछे जाते हैं, एंड वाले टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिक केयरफुली, ठीक है। अब देखो आता है वैन हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब देखो अब आता है पूरा वैन हॉफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। अब मैं वैन हॉफ फैक्टर में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी जल्दी से। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आई विल मेक श्योर कि हम 1 घंटे के अंदर इसको जल्दी रैप अप बस कर दें। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गोना हिट 1 आवर जस्ट। अब देखो अब वैन हॉफ फैक्टर का बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू क्विकली। अब देखो वैन हॉफ फैक्टर का यहाँ पे क्या मतलब रखता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वैन हॉफ फैक्टर बेसिकली इट अकाउंट्स फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अभी तक क्या होता है ना, अभी तक हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, 1 सेकेंड, ओके why is it not working? Okay. अभी लेट्स से मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली। अब मानो मेरे पास 1 मिनट, अब मानो मेरे पास लेट्स से एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है, ठीक है।
अभी तक मैं क्या मान रही थी, लेट्स से मेरा सॉल्वेंट है जो कि यूजुअली हम वाटर ही को कंसिडर कर रहे थे, और इसमें मैं कोई मॉलिक्यूल्स ऐड कर रही, लेट्स से कोई भी सोल्यूट ऐड कर दे रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, कुछ भी NaCl वगैरह। तो अभी तक हम पता है क्या मानते हैं, अभी तक हम ये मानते हैं कि ये ना सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जो कि नहीं होता है ऐसा। एक्चुअली में तो इंटरैक्ट करते हैं। मैं NaCl को जब पानी में डालती हूँ तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए, राइट, ये मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, Na+ और Cl- बनेंगे, बट हम इस चीज़ को तो कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हैं, राइट। तो हमारे तो मोलर मासेस आते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे NCERT में भी एग्जाम्पल दे रखा है, जब आप इथेनोइक एसिड को एक्चुअली बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, क्या है, जब आप इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड दे एसोसिएट इन बेंजीन, वो बेंजीन में आपस में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, डाइमर्स फॉर्म कर लेते हैं। तो उस केस में जब आप डेल्टा TB यानी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लगा के ये जो मोलर मास निकालते थे, ये होता था Kv.m, ठीक है, और ये था Kf.m, या मोलालिटी के थ्रू जो आप मोलर मास निकालते थे यहाँ पे, ठीक है। अब वो मोलर मास क्या कहते हैं, वो जो मोलर मास होगा या तो लोअर होगा या हायर दे होगा देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्चुअली में जब पानी के अंदर जा रहे हैं तो या तो वो एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब जब वो सॉल्वेंट में घुल रहे हैं तो या तो वो जुड़ते जा रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं और डिसोसिएट करते जा रहे हैं। तो इस केस में जो मोलर मास आएगा मोलालिटी के थ्रू, जो मोलर मास आएगा या तो वो लोअर देन नॉर्मल आएगा या हायर देन नॉर्मल आएगा, तो वो अब नॉर्मल मोलर मास होता है। यहीं पे 1880 में वैन हॉफ नाम के इंसान ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया विच इज़ आई, विच इज़ नोन एज द वैन हॉफ फैक्टर, जो बताता है विच एक्चुअली अकाउंट्स फॉर दिस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, जो इस चीज़ को कंसिडर करता है कि अगर डिसोसिएशन हुआ है तो कितना डिसोसिएशन हुआ है, अगर एसोसिएशन हो रहे हैं मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं तो कितना एसोसिएशन हुआ है। इसीलिए जो वैन हॉफ फैक्टर आई है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ऐसी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी कितने नंबर ऑफ मोल्स और कितने नंबर ऑफ मोल्स वो प्रेजेंट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट आई वैन हॉफ फैक्टर है जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को भी कंसिडरेशन में लेता है, राइट। आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अब देखो बच्चे, तो अगर मैं रिलेटिव, अब मैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अब रीडिफाइन करूँ कंसिडरिंग द वैन हॉफ फैक्टर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमने एक्चुअली में फॉर्मूला पढ़ा था P0A माइनस PS अपॉन PS, ठीक है, अपॉन PA अपॉन P0A इज इक्वल टू काई। अब मैं इस इक्वेशन पे वैन हॉफ फैक्टर लगाती ही नहीं, मैं ऑल्टरनेट इक्वेशन पे लगाती हूँ वैन हॉफ फैक्टर। NCERT ने भी ऑल्टरनेट फॉर्म पे, इसलिए वो ऑल्टरनेट फॉर्म कराना ज़रूरी था। इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म जो हमने लिखी थी बच्चे वो क्या थी, वो थी P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू NB अपॉन NA, इज इक्वल टू NB अपॉन NA, यही तो था NB अपॉन NA, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी ना, बस इसके आगे आई का मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी वैन हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूँगी, एंड दिस इज एक्जैक्टली हाउ आई गेट माई आंसर, ठीक है। सो अब ये मॉडिफाइड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की इक्वेशन है। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये तो समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ लेट्स से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको लेट्स जस्ट पुट इट ऑन वन साइड। अब इसी सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी कंसिडर करूँ बच्चे, तो देखो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन क्या बनेगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो अभी तक मेरे पास इक्वेशन क्या होती थी, अभी तक मेरे पास होती थी डेल्टा TB इज इक्वल टू Kv.m, यही होती थी, ठीक है, बिफोर आई कंसिडर द वैन हॉफ फैक्टर। बट वंस आई कंसिडर द वैन हॉफ फैक्टर, अब मेरे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगी, इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यूज रही, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब मेरे पास हो जाएगी डेल्टा TB इज इक्वल टू आई यानी वैन हॉफ फैक्टर इंटू Kv.m, and this is extremely important from examination point of view. Delta TB is equal to I dot Kv.m, ये समझ में आया। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही मॉडिफाई होगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम बच्चे कंसिडर कर रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस केस में अपने पास डेल्टा TF क्या हो जाता था, डेल्टा TF हो जाता था Kf.m, बट क्योंकि अब हम वैन हॉफ फैक्टर को कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो अब मेरे पास जो मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा TF इज इक्वल टू आई, वैन हॉफ फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी इंटू Kf.m, ये समझ में आ गया। ऐसे ही अपना लास्ट पॉइंटर है, 1 सेकेंड, ओके, सारे एक साथ छोटे क्यों नहीं हो रहे, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, let me just arrange all of it together, okay, 1 सेकेंड, ये हो गया इसकी, ये हो गया अपना रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, ऑल ऑफ दैट टुगेदर। अब आ जाता है लास्ट अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी एक्सप्लेन अगर मैं करूँ विच आई विल, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए और हम एक बार समझते हैं कि हाउ डू यू गो अबाउट इट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू एक बार ऑल लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। लास्ट अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या किया था, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूँ
ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट कर रहे थे, वैन टॉप फैक्टर। अभी हमने वैन टॉप इक्वेशन से क्या निकाली थी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। वैन टॉप इक्वेशन से हमने जो वैल्यू निकाली थी पाई की, पाई वाज इक्वल टू CRT, जहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन था, मोलारिटी RT, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन बनाऊँ यानी वैन टॉप फैक्टर को कंसिडर करूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई इज इक्वल टू ICRT, आई यानी वैन टॉप फैक्टर, ठीक है। C बेसिकली मेरे पास मोलारिटी ही था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, I इंटू C क्या है, मतलब मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, NB, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर RT। दिस इज़ अनदर इक्वेशन, ठीक है। इन पे कई सारे सवाल आते हैं, सो मेक श्योर यू कीप दिस इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब आ जाओ इजी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस के बारे में, ठीक है। अब अगर बस मैं ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू दैट क्विकली, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब बच्चा आता था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू नाउ, ठीक है। बहुत अब बेसिक क्लास के पॉइंटर्स हैं तो मुझे क्विकली रिमाइंड करने हैं। अब ज़्यादा अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होता है, इसके आपको पता ही है, राइट। आइडियल सोल्यूशन एक्चुअली में कोई सोल्यूशन आइडियल होता नहीं है, पर आइडियल सोल्यूशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं विच एक्चुअली फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। वेराज नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं जो आइडियल मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब आइडियल सोल्यूशंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो आइडियल सोल्यूशंस ना, उसमें डेल्टा H मिक्सिंग, ठीक है, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर 0 आता है, ठीक है, और डेल्टा V एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर भी 0 आता है, ठीक है। यानी बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में, सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन भी फर्दर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। वी हैव सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, वो सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, एंड देन वी हैव सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं राउल्स लॉ से, और वो सोल्यूशंस, ठीक है। अब इन सब के एग्जांपल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्स लॉ से, तो उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही होता है, और उसके लिए डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहीं पे अगर कोई सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्स लॉ से, तो उसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर दैट विल बी लेस देन 0, ठीक है। इन द सेम वे उसके लिए डेल्टा V मिक्सिंग दैट विल ऑल्सो बी लेस देन 0, ठीक है, यानी नेगेटिव ही होगा। अभी समझ में आया, अब ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आर दी एग्जाम्पल्स। आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल्स जो NCERT में दे रखे हैं, दे हैव टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक है सोल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, एक है सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, और तीसरा दे रखा है सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, राइट। सो जस्ट रिमेंबर द 3 एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन NCERT। पहला है सोल्यूशन ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ठीक है। एक तो एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का सोल्यूशन जो होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो बच्चे सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ठीक है। और तीसरे की बच्चे अगर मैं बात करूँ, तीसरा है सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। क्या है तीसरा है सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक है। एनहेक्सेन एनहेप्टेन का सोल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, और तीसरा है अपने पास बेंजीन और टोलुइन का सोल्यूशन। ये 3 एग्जांपल्स हो गए अपने आइडियल सोल्यूशन के, एनहेक्सेन एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एंड बेंजीन एंड टोलुइन। आई होप यू आर रिपीटिंग इट विद मी, आई एम रिपीटिंग इट सो दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, राइट। आपको याद हो जाए, मेरे को तो याद हो गया, आई एम डन विद माई एग्जाम्स नाउ, ठीक है। तो अब आगे इसको और डिस्कस करते हैं। तो अब मैं नॉन आइडियल के ज़रा एग्जांपल्स दे दूँ। नॉन आइडियल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम कर ही रहे थे अभी, ओके। नॉन आइडियल में अगर मैं बात करूँ बच्चे, एक मिनट, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो अपने पास नॉन आइडियल भी 2 तरीके के थे, राइट। अपने पास नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 तरीके के थे। नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से थे, 2 तरीके के। नॉन आइडियल सोल्यूशन से एक अपने पास जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्स लॉ से बच्चे, ठीक है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्स लॉ से, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं राउल्स लॉ से। अब इनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन की बात करो तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जिनका जो वेपर प्रेशर वो सोल्यूशन, ठीक है। अब अच्छा ध्यान से सुनना, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन बेसिकली वो सोल्यूशन जिसमें जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से कैलकुलेटेड, राउल्ट लॉ की मदद से आप ये PS इज इक्वल टू P0, मतलब PA प्लस PB की मदद से आप ये जो वेपर प्रेशर निकालते हैं सोल्यूशन का, अगर वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का राउल्ट लॉ के द्वारा निकाले गए वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है, देन दैट्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन इज जब ये राउल्ट लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर से, अगर आपका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर राउल्ट लॉ के द्वारा निकाले गए वेपर प्रेशर से कम आता है, देन दैट्स नेगेटिव डेविएशन। कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल्स याद रखने पूछे जाते हैं, ठीक है, व्हिच इज व्हाई अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आइडियल के हमने याद रख ली एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलिन। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल जो NCERT में मेंशन्ड है, व्हिच इज बहुत बार पूछा गया है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। व्हाट इज इट, इट्स मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल
एंड एसीटोन दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन की अगर मैं बच्चे बात करूँ, नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, नेगेटिव डेविएशन जो दिखाते हैं दैट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सो इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाते हैं, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, सॉरी मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ, अब लास्ट में अपना बिल्कुल लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं, राइट, बिल्कुल एकदम एंड वाले टॉपिक्स। अब बच्चे अपने पास आ जाता है एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। किसका आ जाता है, एजियोट्रॉप्स का। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो बाइनरी मिक्सचर्स यू नो विच हैव द सेम लिक्विड एंड विच हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब वो सोल्यूशन जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम ही होती है, राइट। वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल करता है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अब मान लो अगर मेरे पास ये बीकर है, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये बीकर है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर मेरे पास ये लेट्स से एक बीकर है, इसमें एक कंपोनेंट है, लेट्स से ये एक कंपोनेंट मैंने डाला ए, ठीक है, और दूसरा लिक्विड है मेरे पास ये बी। तो दो डिफरेंट लिक्विड्स को मैंने मिला के एक मिक्सचर बनाया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब देखो बिकॉज दो डिफरेंट लिक्विड्स है तो दोनों डिफरेंट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, विच इज़ द ग्रीन लिक्विड, लेट्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ रेड वाले की, लेट्स से उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी लेट्स से है हमारे पास 75 डिग्री सेल्सियस। अब कहने को ये दो अलग लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए था, जो ए वाला है, मतलब वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी अगर मैं इसको हीट करूँ वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो दोनों लिक्विड्स हम लेते हैं ना, वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। यानी ना तो वो 60 डिग्री पे बॉईल करेंगे, ना वो 75 डिग्री पे बॉईल करेंगे, वो एक तीसरे टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। दोनों के दोनों एक साथ बॉईल करते हैं। अब दोनों के दोनों एक साथ बॉईल करेंगे तो विच मीन्स वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन है वो एक्जैक्टली सेम रहेगी, एंड दैट्स व्हाट एजियोट्रॉप्स आर। अब एक चीज़ और, अब बिकॉज मैंने क्या बोला, नॉन आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके के थे, राइट। वी आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो अपने पास एजियोट्रॉप्स भी दो तरीके के आ जाएंगे। एक होते हैं बच्चे अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एक होते हैं अपने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं अपने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरे क्या होते हैं बच्चे, दूसरे अपने होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब याद कैसे रखना है कौन से वाला कौन बनाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं हमारे वो सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से। सो सोल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ दे फ्रॉम द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड दो सोल्यूशंस विच एक्चुअली शो नेगेटिव डेविएशन, द वंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, सो यू मस्ट रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल हमको दे रखे हैं इथेनॉल एंड वाटर। अब इथेनॉल एंड वाटर हमें पता है क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। इथेनॉल एंड वाटर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे नेगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ से कौन दिखाता है, एग्जाम्पल अभी देखा था क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन हमने देखा था, राइट। इथेनॉल एंड वाटर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्स लॉ से, और या फिर आप फॉर एग्जाम्पल ले लो इथेनॉल एंड एसीटोन, वो भी एक्चुअली पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो ये सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। अब नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है राउल्स लॉ से, हमने अभी देखा था हमारा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन या फिर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, ये बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एग्जाम्पल जिनके याद रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, एक है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर बिफोर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, आई होप यू नो, ठीक। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, अब यूजुअली क्या होगा ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, वो मतलब वो वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर वॉलेटाइल मतलब मोर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उस वाले कंपोनेंट से भी ज़्यादा हो अगर बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का, तो देन दैट्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर हमारे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वाले से भी कम हो, कम वाले से भी कम इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यू हैव टू रैप इट अप अंडर 1 आवर, ठीक है। डिटेल में पढ़ना, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डिटेल लेक्चर्स, ठीक है। अब आ जाती है अपनी नेक्स्ट चीज़, 1 सेकेंड, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट है अपने पास में पेज, ओके। हेनरीज लॉ की बच्चे अगर मैं बात करूँ, लास्ट आ जाता है अपना हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट। तो हेनरीज लॉ वाला टॉपिक बस इसके साथ ही वी विल कॉल इट रैप। हेनरीज लॉ की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ बेसिकली कहता है, मिस्टर हेनरी गेव दिस लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड फेज, ठीक है। जितने ज़्यादा मोल्स होंगे
जितने ज़्यादा मोल्स होंगे एक गैस के लिक्विड फेस में, सोल्यूशन में जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितने ज़्यादा मोल्स होंगे एक गैस के लिक्विड में या सोल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। सो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का वेपर फेस में, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सोल्यूशन, राइट। तो अब ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जाएगा तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा विच इज़ KH डॉट ये काई, ठीक है। अभी KH बच्चे क्या होता है, दिस KH इज़ नथिंग बट दिस इज़ हेनरीज कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखता हूँ। अब एक बात बताओ, मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के ग्राफ में प्लॉट कर सकती हूँ। y इज इक्वल टू mx, ठीक है, mx प्लस सी। अब c तो मेरे पास है नहीं, तो इंटरसेप्ट तो मेरा 0 है। तो अगर लेते मैं एक ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, जहाँ मैं x एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्लॉट कर रही हूँ, और y एक्सिस पे मैं क्या, सॉरी, y एक्सिस में पार्शियल प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ, x एक्सिस पे मैं मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर रही हूँ। तो इस केस में जो हेनरीज लॉ है बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन विल बिगिन फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज इंटरसेप्ट मेरा 0 है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन, जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, राइट। कोल्ड ड्रिंक्स को जो बॉटल की कैप होती है वो दैट्स एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, राइट, टू इंश्योर दैट गैस जो है वो डिजॉल्व रहे सोल्यूशन में, राइट। सो मल्टीपल एप्लीकेशन है, स्कूबा डाइविंग में एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, ऑल ऑफ दैट यू हैव स्टडीड वेल इन डिटेल, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट याद रखना बस इसके बारे में, व्हिच इज़ पार्शियल, एक मिनट रुको जिसमें है मोमेंट, एक आखिरी पॉइंट इसके बारे में याद रखना, बिकॉज फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KH डॉट x। याद रखना, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी हेनरीज कांस्टेंट की, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वेपर फेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड उतनी ही कम होगी। तो याद रखना, मोर या हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उतनी ही ज़्यादा कम सॉल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड में। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एकदम सबको समझ में आया वेल इन डिटेल। एंड आई थिंक विद दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब एक काम करते हैं जल्दी से इसके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू। ऑल्दो मैंने बोला सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी ही, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट अगेन मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन तो अभी प्रैक्टिस कराऊंगी एंड आई एम नॉट लेटिंग यू गो विदाउट दैट, ठीक है। तो मेक श्योर लेट्स प्रैक्टिस इट नाउ। अब देखो CBSE काम करती हूँ मैं ना, एक ईयर के आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, रुक जाओ, लेट मी एक्सट्रैक्ट सम क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन तो डू नॉट वरी, मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन भी आराम से कराऊंगी। राइट नाउ आई एम पिकिंग अप ईयर 2015, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ईयर 2015 के हम PYQs करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। अब ये देखो 3 PYQs इस चैप्टर में से आए थे 2015 में, दीज आर 3 और भी आए थे, बट आई थिंक वो एज ऑफ नाउ इतने रेलिवेंट नहीं लगे, रेपिटेटिव लगे, विच इज़ व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दीज 3 मेन क्वेश्चन। अभी इनको देखते हैं, लेट्स सी हाउ डू यू अप्रोच देम और क्या अप्रोच होनी चाहिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या बोलता है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली। पहला क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, एक मिनट, लेट मी डिक्रीज द थिकनेस। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है C2H6O2, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, उसको हमने डिसॉल्व किया 500 ग्राम पानी में, KF फॉर वाटर दे रखा है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन TF निकालना है, राइट। हमें दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है ओके, तो देखो KF दे रखा है, TF निकालना है। अब देखो हमें पता है TF कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले वी स्टार्ट ऑफ विद डेल्टा TF। हम किससे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद डेल्टा TF, ठीक है। हमें पता है डेल्टा TF क्या होता है अपना KF डॉट m, ठीक है। अब डेल्टा TF विच इज़ बेसिकली फ्रीज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, KF कितना दे रखा है पानी के लिए, इट इज़ 1.86 इंटू मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होता है, देखो मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर ग्राम से देखो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होना चाहिए वैसे, लेकिन अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दे रखा है तो आप इंटू 1000 कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दे रखा है, क्या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, नहीं, आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं रखे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मैं ऐसे लिख सकती हूँ गिवन मास, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैन आई राइट इट लाइक दैट, यस। क्योंकि 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है और उसका आप मोलर मास निकालोगे तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा 62, बिकॉज इफ यू कैलकुलेटेड, इफ यू डू द मैथ्स, इट इज़ C2H6O2। कार्बन का क्या होता है 12 2 जा, एक कार्बन का 12 2 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन का 6, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, राइट। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 6 30 और 16 2 32 और 30 प्लस 32 कितना आ जाएगा 62। इतना मेंटल मैथ्स तो आता ही है, और मेंटल मैथ्स भी क्या है, इसमें तो हमने अब कैलकुलेट ही कर दिया पूरा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, हाउ डू यू सॉल्व इट। तो डेल्टा TF बच्चे अपने पास क्या आ गया, KF डॉट m, ठीक है। KF क्या दे रखा है 1.86 इंटू मोलालिटी क्या दे रखी है आपको, गिवन मास विच इज़ 31
अपॉन मोलर मास जो क्या है 62, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितने पानी में डिजोल्व किया मैंने ना, 500 ग्राम पानी में डिजोल्व किया होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो ऊपर इंटू 1000 होगा, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 500 1 जा 500, 500 2 जा 31 1 जा 31 2 जा 62, 2 से 2 गया एक्चुअली में। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना आया, सॉरी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 1.86, कितना आ गया 1.86। लेकिन हमें तो निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो भी केल्विन में निकालना है। अभी देखना, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली निकाल लो, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है अपना, देखो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है क्योंकि डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, राइट। तो टी एफ प्लस डेल्टा टी एफ एक्चुअली गिव्स यू टी एफ नॉट, यही तो होता था, टी एफ प्लस डेल्टा टी एफ गिव्स यू टी एफ नॉट। तो एक्चुअली में अगर मुझे टी एफ निकालना है तो टी एफ मेरा क्या हो जाएगा, टी एफ मेरा हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, माइनस डेल्टा टी एफ। अब टी एफ नॉट क्या है मुझे बताना, पानी के लिए प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे पानी एक्वा सोल्यूशन है क्योंकि अब पानी के लिए क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.86 तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, तो टी एफ क्या आ गया अपने पास, टी एफ आ गया अपने पास माइनस 1.86। लेकिन क्योंकि माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस में और यहाँ क्वेश्चन हमसे केल्विन में पूछा है तो वील हैव टू कन्वर्ट इट टू केल्विन नाउ, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू केल्विन नाउ। तब इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, लेट्स डू इट। एक मिनट, ओके लेट्स डू द मैथ्स 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, सो लेट्स डू इट। अब कैसे करेंगे केल्विन में कन्वर्जन क्या होती है बच्चे हमें पता है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी डिग्री सेल्सियस में इसमें 273.15 ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो 273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15। तो आपका जो आंसर है वो ओवरऑल केल्विन में आ जाएगा, राइट। तो 273.15 माइनस 1.86 मैं अगर करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है यहाँ पे सॉल्व करके इसको, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 15 में से 8 गया, मतलब 15 में से 6 गया अगर मेरे पास तो 9 बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ से आया 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 2, दिस इज 271.29 ऑप्शन नंबर 271.29 ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो नाउ यू एक्जैक्टली नो हाउ वी आर गोइंग विद द अप्रोच कि कैसे एक्जैक्टली सॉल्व भी करना है, नाउ यू नो राइट। अब ये समझ में आ गया सबको, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट मी जस्ट क्विकली ओके गिव मी 1 मिनट, ये तो हो गया ना अपना, इसको मैं एक मिनट कॉपी कर लूँ, ओके लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन। तो हम कॉपी कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कॉपी, ओके 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी पेस्टेड नाउ, हाउ विल इट बी पेस्टेड, इट वोंट बी, तो यही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, 1 मिनट, और डोंट वरी, अच्छा 1 मिनट रुको बच्चा, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। इसका थर्ड क्वेश्चन, ओके ये सॉर्टेड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन करता है, दीज आर ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2015 के में इसे ही है ये, 2015 में ही पूछे गए थे वाले PYQ। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 3.9 ग्राम्स बेंजोइक एसिड है हमारे पास, 3.9 ग्राम्स बेंजोइक एसिड है जो हमने डिजोल्व कर रखा है 49 ग्राम बेंजीन में। दैट शोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.62 केल्विन। डिप्रेशन कितना है फ्रीजिंग पॉइंट में 1.62 केल्विन। वेंट हॉफ फैक्टर निकाला एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूट, क्या एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है। वेंट हॉफ फैक्टर यानी आई निकालना है। देखो कैसे कैलकुलेट होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिंपल है, बस जस्ट मेक श्योर यू कीप योर लॉजिक इंटैक्ट, बिकॉज यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन्वॉल्व कर रखी है वाली चीज़, ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना कि आपको जो अब वेंट ऑफ फैक्टर के बाद जो मॉडिफाइड इक्वेशन थी वो यूज़ करनी पड़ेगी। विच मीन या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करिए तो डेल्टा टी एफ क्या होता था, डेल्टा टी एफ इज़ बेसिकली आई डॉट के एफ डॉट एम, द मॉडिफाइड इक्वेशन, बिकॉज तभी तो आप आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर की इक्वेशन वैल्यू निकाल पाओगे। अब देखो डेल्टा टी एफ ने क्या बोला, कितना डिप्रेशन फ्री आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में आया हुआ है 1.62 केल्विन का। आपको आई निकालना है, आई इज़ वॉट यू हैव टू कैलकुलेट। के एफ कितना दे रखा है, के एफ फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए के एफ की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है 4.9। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, अगर ग्राम्स में हो तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व है, ठीक है 3.9 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दे रखे, तो नंबर ऑफ मोल्स देखो मोलालिटी क्या होता है, अगर इनके सब किसी को समझ में नहीं आ रहा मान लो, तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर ना दे रखा हो, n ना दे रखा हो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n है, अगर ये n ना दे रखा हो तो n की जगह मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में दे रखा होगा तो ऊपर इंटू 1000 भी होगा। नाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इक्वेशन दैट आई एम ट्राइंग टू अप्लाई हियर, ठीक है। चलो अब बिकॉज नाउ यू डू, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या पुट करेंगे वैल्यूज, तो मोलालिटी क्या आ गई, गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन मोलर मास विच इज़ हाउ मच 122,
ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड मैंने डिजोल्व किया 49 ग्राम बेंजीन में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, तो ऊपर इंटू 1000 आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया सब कुछ, ठीक है। अब देखो ना, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, एग्जैक्ट ऑफ कोर्स एग्जैक्ट करो वेल एंड गुड, बट अगर थोड़ा राउंड ऑफ करो इट माइट हेल्प यू, ठीक है। वैसे हम देखो ये भी कर सकते हैं, 4.9 से ये गया, अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाया 0 आया, 49 से 49 ये ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं उसके अलावा देखो 39 को मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 3.9 को 4 ही कर सकती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3.9 को राउंड ऑफ करके 4 कर सकती हूँ, ठीक है। एक 0 से अपना एक 0 गया, तो ये ऊपर कितना हो गया 400 हो गया, और 400 डिवाइडेड बाई 122, 400 को जब आप डिवाइड करोगे 122 से बच्चे, 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 122 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी आई की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.5 आएगी, तो वेंट ऑफ फैक्टर हमारा आ गया 0.5। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया सबको ये? सॉल्व करके देख लो ना, इन केस यू डोंट नो हाँ, लाइक एक बार साइड में इसको आप सॉल्व करके देखोगे 400 को 122 से, ठीक है, तो 122 से एंड या दैट्स हाउ यू विल 122 से ये तो सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकेंड, ओह सॉरी आई एम सो सॉरी, ये सॉरी ऐसे नहीं आएगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम सो सॉरी, एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, बस 1 मिनट रुको। अरे यार ये तो पूरा जाएगा ऐसे, ओके 1 सेकेंड, अरे पूरा ही जाएगा ऐसे नो। अब देखो इसको ध्यान से समझना, एक नंबर भी समझाते हो, रुको एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझसे भी थोड़ी सी एरर हो गई, अभी रुको। हाउ वी गोना सॉल्व इट, आई एम जस्ट कीपिंग द पार्ट, आई एम नॉट एडिटिंग इट आउट, कि एकदम से मेरे से भी ऐसे गलती हो सकती है, तो आपसे भी होगी, तो आई एम नॉट एडिटिंग एनीथिंग आउट, देयर इज नथिंग टू हाइड एब्सोल्युटली, ठीक है। थोड़ा सा इसको जस्ट नॉट दैट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, गिव मी अ मोमेंट। अब इसको ध्यान से समझना एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपना 10 था, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ अपना 10 बचा, 10 में मैंने एक 0 से एक 0 काट दिया, तो अपने पास यहाँ क्या बचा 4/122। अब इसको इधर भी तो ले जाओ ना, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 1.62 इंटू 122/4 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारी वैल्यू आती है 0.5 विच इज़ इक्वल टू आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपनी 0.5 आ गई। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या बोलता है, ठीक है। लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ इस लास्ट वाले क्वेश्चन की, विच इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्लेस ब्लड इन वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो अब देखो ऐसा है, इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से ये अपना ये एक बीकर बना देते हैं, ठीक है। इस बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट विल हैपन व्हेन यू प्लेस योर ब्लड सेल विच इज़ आरबीसी, लेट्स से आरबीसी, अगर आपने आरबीसी को पानी में हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लिया, हाइपोटोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, आरबीसी जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और बाहर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो उधर कॉन्सेंट्रेशन कम है। और अभी मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या बताया, केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, और वाटर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन, ठीक है। तो दैट इज़ रेफर टू एज ऑस्मोसिस, ठीक है। और यहाँ पे सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, मतलब यानी जो ब्लड सेल की मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही होगी। सो व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन टू द वाटर, सेल विल स्वेल अप ड्यू टू एंडोस्मोसिस। तो आप यहाँ पे इसका आंसर भी लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, सेल विल स्वेल अप, सेल सूज जाएगा, इट विल स्वेल अप ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एंडोस्मोसिस। आई होप दिस मेक्स परफेक्ट सेंस टू एवरीवन, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, सेल सूज जाएगा ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ये समझ में आ गया सबको, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलो अगर एक आध क्वेश्चन और करना है, अगर लेट्स से मान लो मैं 1-2 क्वेश्चन और इंक्लूड ही कर देती हूँ, बिकॉज अब चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है तो होने ही दो यार, इट्स गुड फॉर यू एज वेल, ठीक है। जितना भी प्रैक्टिस कर लोगे सेपरेटली तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक वी आर डन विद दिस। 1-2 क्वेश्चन और करते थे, तो 2016 का एक क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, अगेन इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो ब्लड आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं, वो सोल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन एक्जैक्टली सिमिलर होता है, राइट, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ठीक है। तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, दे आर आइसोटोनिक विद ईच अदर, राइट, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, राइट। तो ब्लड सेल्स आइसोटोनिक है 0.9% NaCl सोल्यूशन के साथ। क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन द सोल्यूशन जिसमें 1.2% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, दूसरा जिसमें 0.4% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। तो दो सिनेरियोज ड्रॉ कर लो, इट्स वेरी सिंपल, 2 सिनेरियोज ड्रॉ करो, ठीक है। एक ये रहा सिनेरियो पहला वाला, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो ये रहा, ठीक है। सिर्फ 2 सिनेरियोज ड्रॉ करने हैं, ब्लड सेल ड्रॉ करो अपना, एक रेड कलर का आरबीसी ड्रॉ करना है बस, और क्या है,
हो गया क्वेश्चन। बस एक रेड RBC यहाँ ड्रॉ कर लो, एक रेड RBC यहाँ ड्रॉ कर लो। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली नाउ, 1 सेकंड। नाउ लिसन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ब्लड सेल्स है आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.9%। ठीक है, अब पहले मैं इस 0.9% आइसोटोनिक ब्लड सेल को किस में रख रही हूँ, 1.2% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में। तो आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ 1.2% NaCl सोल्यूशन में, और यहाँ मैं इसे प्लेस कर रही हूँ 0.4% NaCl सोल्यूशन में। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्या बताया था, ऑस्मोसिस अभी हमने जितना पढ़ा, इट वाज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट। लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, लेस है 0.9, 1.2 मोर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी बाहर आएगा, बाहर मूव करेगा इस वाले केस में। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट केस में द सेल विल द सेल श्रिंक और विल द सेल स्वेल, द सेल विल श्रिंक, पानी बाहर निकल जाएगा ना। तो पहले वाले केस में बच्चे क्या होगा, पहले वाले केस में द सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो बाहर वाला सोल्यूशन है वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसकी टोनिसिटी ज़्यादा है, इट्स अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करोगे, पहले अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे इसको 0.4% NaCl सोल्यूशन में प्लेस करो, तो अगेन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, दिस इज एंडोस्मोसिस विल टेक प्लेस। तो यहाँ वाले केस में द सेल विल स्वेल अप, द सेल विल स्वेल अप। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस एंड दिस इज एक्जैक्टली हाउ यू सॉल्व दिस। अब एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आई थिंक विल कॉल इट अ रैप, बिकॉज फिर प्रॉपर प्रैक्टिस सेशन में सेपरेटली ही कंडक्ट कराऊंगी। अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 30 ग्राम यूरिया है बच्चे, जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको हमने डिजोल्व किया 846 ग्राम वाटर में। यू हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का फॉर दिस सोल्यूशन। तो बेसिकली वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का। अगर वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 298 केल्विन पे 23.8 mmHg दे रखा है, PS निकालना है सिंपल शब्दों में अगर आपको बोला जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और तो कुछ नहीं दे रखा, राइट। तो अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस वन, लेट्स सी। अब देखो यूजुअली हम कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, निकालते हैं हम कैसे, PS इज इक्वल टू P0A, मतलब P0A का IA प्लस P0B का IB। अब उससे आप मोल्स निकालोगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालोगे, विल बी अ लॉट, बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाएगी। प्लस देखो क्या है, यहाँ पे यूरिया है। अब यूरिया तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, हमें पता है, तो यूरिया का तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, विच मीन्स PS विल बी इक्वल टू P0A का IA। PS किसके इक्वल हो जाएगा, P0A का IA के। और याद है आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी जब हमने करा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वहाँ से मैं क्या लिखती हूँ, वहाँ से मैं लिखती हूँ ना इसको, आई राइट इट एज P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू काई B। ठीक है, तो जब मैं इसको ना एक्चुअली 1 को ये काई A को 1 माइनस काई B लिख देती हूँ और इस एक्चुअली इक्वेशन को पूरा सब्स्टिट्यूट करूँगी ना, तो एक्चुअली मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आते हैं ना, इट लुक समवॉट लाइक दिस। तो इस फॉर्मूले को याद रखना आप लोग, ठीक है, इस फॉर्मूले को, दिस इज अ पर्सनल रिकमेंडेशन कि इस फॉर्मूले को याद रखना अगर वेपर प्रेशर ऐसे निकाला जाए। ठीक है, इट विल रियली हेल्प यू, विल रियली बेनिफिट यू इन द एग्जाम सेंटर। क्या है अपने पास इक्वेशन, अपने पास इक्वेशन है बच्चे सॉरी, अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, राइट, PS इज इक्वल टू P0A 1 माइनस NB अपॉन NA। इससे डायरेक्ट आंसर आएगा NB माइनस NA। ठीक है, NB अपॉन NA। तो देखो P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आपको कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर वाटर कितना दे रखा है, 23.8। ठीक है, 1 माइनस NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, 30 ग्राम यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या हो जाएंगे, गिवन मास विच इज़ 30 अपॉन मोलर मास विच इज़ 60, तो 0.5 आ जाएगा। ये तो यहाँ 0.5 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, कितना वाटर है हमारे पास, दिस हैज़ बिन डिजॉल्व इन 846 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A यानी वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ जाएंगे, गिवन मास 846 अपॉन मोलर मास विच इज़ 18, राइट। तो अब मैं 846 अपॉन 18 अगर मैं करूँगी, 846 अपॉन 18, तो 18 1 जा 18 होता है, 18 आई गेस 47 जा, हाँ 18 47 जा 846 होता है, राइट। तो अपने पास नीचे कितना आ गया, ये आ गया 47। अब लेट मी सॉल्व इट। ठीक है, लेट मी सॉल्व इट आउट फॉर यू गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। क्या मैं इसको इस वाले पोर्शन, ओके, लेट मी जस्ट डिक्रीज द साइज। अब देखो मैं इसको ना सॉल्व करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अब 47 1 जा 47 माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 23.8 इंटू 47 1 जा 47 माइनस 0.5, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास 46.5 अपॉन 47। यही आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पास यही आएगा। अब मैं 23.8 इंटू 46.5 करूँ तो इसका मेरे पास आ जाता है ये 1106.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 47। और इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ, व्हाट डू आई गेट 4 2 जा 8 2 जा 3 जा 0.54, तो इसका आंसर आएगा 23.54
23.54, एक मिनट 33 लिख दिया मैंने, 23.54 अप्रॉक्सीमेटली, तो इक्वल हो जाएगा 23.55 के, राइट. 23.55 mm, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेल एंड गुड, एंड आई थिंक विद दैट वी आर डन. ठीक है, लेट्स कॉल इट अ रैप नाउ, वी डन विद दिस. अब क्या करेंगे फाइनली, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, और पहले उसका रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस सेशन फिर सेपरेटली कंडक्ट करेंगे. आई रियली होप यू हैड अ ग्रेट टाइम. आई हैड सो मच फन टीचिंग ऑल ऑफ यू, एंड I'd love to hear from your end. Do let me know your feedbacks in the comments down below, and I'd be more than delighted to hear from your end. Until we meet again, same place, same time, this is your educator Dia, signing off.